नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 8 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो महोत्सव से लिया हुआ है। देखेंगे अभी हाल ही में कौन सा महोत्सव मनाया गया, ये महोत्सव कहाँ पे मनाया गया और इस महोत्सव के मेजबान करता कौन है, इस बार का संस्करण कौन है, आखिर में ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है। इन सभी आयामों पर हम क्वेश्चन और आंसर समझने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में हार्नबिल फेस्टिवल 2023 का प्रारंभ कहाँ पे किया गया, नागालैंड। यह 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसकी शुरुआत कब हुआ, 1 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को इसका समापन किया जाएगा। मेजबान करता कौन है, तो ये नागालैंड के ही राज्यपाल ला गणेशन और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियर रियो के द्वारा इसको मेजबानी किया गया। इस बार कौन सा संस्करण है, इस बार 24वां संस्करण है। आखिर में ये फेस्टिवल क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, तो यह एक फेस्टिवल वार्षिक फेस्टिवल है जो कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है, तो ये नागालैंड की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा जनजातियां हैं। उन ये संस्कृतियां को याद रखने के लिए इसको मनाया जाता है। अगर बात करें कि मुख्य भागीदार देश कौन है, इसमें पार्टिसिपेट कौन किया, तो देश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे कोलंबिया, इन सभी के राजदूत वहां पे उपस्थित रहे। साथ में एकमात्र राज्य जो कि असम है। हार्नबिल क्या क्यों नाम रखा गया, तो हार्नबिल नागालैंड की एक पक्षी है और नागालैंड की राष्ट्रीय पक्षी से घोषित किया गया है। अच्छा, 1 दिसंबर को ही क्यों इसको शुरुआत किया गया, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना हुआ था भारत के 16वें राज्य के रूप में। 1 दिसंबर 1963 को 16वें राज्य के रूप में नागालैंड की स्थापना हुआ था, इसीलिए 1 दिसंबर को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ, हम देखेंगे उस रिपोर्ट के आधार पर कितने आयाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ, रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला कौन सा राज्य है। मतलब इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक भूजल कहाँ पे पाया जाता है और भूजल क्या होता है, उसके साथ साथ भूजल सबसे ज्यादा उपयोग प्रयोग कौन करता है, इन सभी आयाम पर हम समझेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी रिपोर्ट है, तो 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट। ये भूजल संसाधन को आकलन करता है, इस बार ये 10वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अगर बात करें इसको किसने जारी किया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसको जारी किया गया। तो इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक भूजल कहाँ पे पाया गया, पश्चिम बंगाल पे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे असम और तेलंगाना। देखो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सबसे ज्यादा भूजल मात्रा यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है, सबसे ज्यादा प्रयोग करने में पंजाब पहले नंबर पे, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे दिल्ली। अब बात करते हैं कि भूजल क्या होता है। तो देखो भूजल एक ऐसा जल है जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और कणों के मध्य पाया जाने वाला एक स्वच्छ जल होता है, जो कि हम जिसको पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये जल कहाँ से आता है सतह के नीचे, तो इनके जो जल है पर्वतीय जल, समुद्री जल, वर्षा का जल, ये जब पृथ्वी की सतह के नीचे जाता है तो ये शुद्ध रूप में हो जाता है, उसी को हम प्रयोग करते हैं पीने के रूप में। इसे स्वच्छ जल भी कहा जाता है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग ये सभी करते हैं। अच्छा, सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे कम राजस्थान में पाया जाता है। और बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर कितना भूजल की मात्रा है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर यह पता किया गया 437 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर इतना टोटल भूजल है, और 436 BCM पुनर्भरण होता है। पुनर्भरण का मतलब देखो इतना टोटल जल है 437 BCM, और हम कितना उपयोग किए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोबारा कितना भर दिया गया, मतलब चाहे वो वर्षा के माध्यम से या पर्वतीय जल के माध्यम से दोबारा वहां कितना चला गया 436, फिर भी 1 BCM कम है ना। तो 1 BCM कम होने का मतलब यही हुआ कि भूजल की मात्रा लगातार कम हो रही है, इसलिए तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि भूजल की आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग किया जाए, है ना। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया, उनके संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में डॉक्टर BR अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया 6 दिसंबर को। इस बार का क्रम कौन है, ये 67वां है। आखिर में महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे, जिनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इसी के दिन मोक्ष की प्राप्ति इनको हुआ था, और इसी के दिन ही महापरिनिर्वाण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी तारीख को, 6 दिसंबर को। तो जन्म की बात कर ले तो जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू जो कि मध्य प्रदेश में है। अब बात करें कि 6 दिसंबर को उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इसको महापरिनिर्वाण क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण क्यों कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है निर्वाण की प्राप्ति। महानिर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, इसलिए इनकी मृत्यु को दिन महापरिनिर्वाण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इनकी महत्वपूर्ण कुछ और भी बातें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है,
जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक यही थे, बहिष्कृत हितकारी पार्टी के संस्थापक यही थे, साथ साथ मूक नायक पत्रिका के संपादक ये थे, जातियों का अंत नामक बुक की लेखक भी बी आर अम्बेडकर जी थे। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरराष्ट्रीय खबर से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू कर दिया, मतलब भारत कौन से देश के साथ तेल का आयात दोबारा से शुरू किया, पहले बंद कर दिया था, तो वो कौन सा देश है? वो है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश। बंद कब किया था? 2019 में। अगर बात करें बंद क्यों किया था, तो बंद करने का ये कारण था क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमेरिका प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो अमेरिका प्रतिबंध लगाने का कारण था क्योंकि जो वेनेजुएला के शासक थे उनको लोकतंत्र के विरोधी बताया गया था। तो दोबारा से कैसे प्रारंभ कर दिया? तो जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था उसको प्रतिबंध हटा दिया गया। क्यों दोबारा कैसे प्रारंभ किया गया? क्योंकि अक्टूबर 2023 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है, ये वेनेजुएला हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 तक जब यहाँ से तेल आयात किया जाता था उस समय अपने देश का 5वां सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था और दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, जहां से और पूरी तेल का 85% आयात करता है। अगर बात करें तेल से संबंधित क्या कोई संस्था है, तो जी हाँ, एक है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब तेल से संबंधित जितने भी देश हैं उन सभी ने आपस में एक संस्था बना रखा है जो तेल के प्राइस को कंट्रोल करते हैं, जिसकी स्थापना 1960 में 5 देश मिलकर किए थे, उसमें वेनेजुएला भी था। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसमें 13 सदस्य हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ऑस्ट्रिया वियना है, ऑस्ट्रिया देश के वियना में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है, देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ। भारत की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी कौन है? एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें पता चला कि भारत की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी कौन सी है। तो रिपोर्ट पहले कौन है? तो रिपोर्ट है वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट सिपरी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, जो कि कहाँ के इंस्टीट्यूट है? को स्टॉकहोम स्वीडन की कंपनी है। अच्छा, इसके द्वारा जो 100 कंपनियों का नाम लिस्ट दिया गया, जिसमें से 3 भारतीय कंपनी है। जो पहले नंबर का कंपनी है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत में सबसे ज्यादा हथियार उत्पादन करती है, पहले नंबर पे है। लेकिन पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 41वें नंबर पे। भारत में दूसरे नंबर कंपनी BEL, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि पूरे विश्व में 63वें नंबर का। अच्छा, भारत में तीसरे नंबर की बात करें तो मझगांव डॉक्स लिमिटेड, जो कि पूरे विश्व में 89वें नंबर का स्थान रखती है। अच्छा, पूरे विश्व में पहले नंबर पे कौन है? तो पूरे विश्व में लॉकहीड मार्टिन पहले नंबर की कंपनी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का अनावरण कहाँ हुआ? प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन का रिएक्टर अनावरण कहाँ किया गया? प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसके क्या फायदे हैं? तो कहाँ पे बनाया गया? पहले जापान में। उसका क्या नाम रखा गया? JT60SA। किसके सहयोग से बनाया जापान ने? तो जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर उसको बनाया। अब बात करते हैं कि प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर क्यों बनाया गया। देखो, प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर इसलिए बनाया गया, पहली बात तो परमाणु फ्यूजन को प्रयोग करने के लिए, दूसरा परमाणु फ्यूजन प्रयोग करने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगा उसको प्रयोग करने के लिए, उसको व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, इसलिए इसको अनावरण किया गया। अब बात करते हैं परमाणु फ्यूजन क्या होता है। देखो, 2 क्रिया होता है, एक तो परमाणु विखंडन होता है, एक परमाणु फ्यूजन। फ्यूजन मतलब संलयन। देखो, जो तारों पे होता है, जैसे सूर्य पे क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, उसके दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको, उस ऊर्जा को ही तो जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब बात करते हैं परमाणु फ्यूजन के दौरान होता क्या है। इसमें होता है 2 या 2 से अधिक परमाणु के नाभिक को आपस में मिलाकर एक बड़े नाभिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु के नाभिक को मिलाकर एक बड़े नाभिक बनाते हैं। इस दौरान क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। जैसे 2 परमाणु है, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा परमाणु बना दिया गया, तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है, तीसरी वाला द्रव्यमान इनसे कम होगा, तो जो ये ज्यादा है ये कम होगा, तो इनके बीच जो भी कमी होगी, क्योंकि बराबर होना चाहिए, तो जो कमी होगी उतना ऊर्जा मुक्त होगा, उस जो ऊर्जा मुक्त होगा वही का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, ये तो परमाणु फ्यूजन के दौरान हो गया। ये कहाँ पे होता है? ये सूर्य या तारों पे होता है। परमाणु विखंडन, परमाणु बम जो टूटता है, मतलब यहाँ पे 2 लोग परमाणु जुड़ते हैं और यहाँ पे क्या होता है? टूटता है। अब बात करते हैं कि परमाणु फ्यूजन ये तो तारों पे होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये अपनी पृथ्वी पे कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, इसको परमाणु संलयन कराने के लिए आपको एक ऐसी मशीन की जरूरत पड़ेगी जो बहुत ज्यादा डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सके। तो कौन सी मशीन लगाया गया वहां पे? क्योंकि वो मशीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन को क्या नाम है?
टोकामेक मशीन, जो कि जापानी कंपनी है की एक मशीन है जो कि 200 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकता है। कितना मिलियन? 200 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।